डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे 2006 में आया जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है वो आज कैसे इरेलेवेंट हो चुका है, या फिर बात करूँ कैसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है वो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। साथ ही बात करूँ दुनिया के दूसरे कोने में जहाँ पे इजराइल हमास वॉर जो है वो सिर्फ रुकने ही वाला था, या फिर जो पॉज है वो होने ही वाला था, बट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरफेरेंस के कारण ये जो वॉर है अब और ज़्यादा कंटिन्यू होने वाला है। डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन ऐसी जो एक देश है जो इस वॉर को ख़त्म नहीं होने देना चाहता है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा क्यों चाहता है कि जो वॉर है चलती रहे। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपन शिकावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। अब जो मेरे दोस्त पहले से जो इस सीरीज़ में जुड़े हैं उन तो पता ही है, बट जो साथी इस नई सीरीज़ में जुड़ते हैं उनको बता दूँ ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, साथ ही में जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर के वो डिस्कस करते हैं, बट उसके साथ साथ हमारा फोकस हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप अकेडमिक वाइज कितना भी एक्सेल कर रहे हो, कितना भी आप एक्सेल क्यों नहीं कर रहे हो, बट एट द एंड जब बात आती है ग्रोथ की तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है एक मेजर रोल प्ले करती है। हम देखा भी होगा कई बार ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेडमिक वाइज तो बहुत एक्सेल करते हैं, जब बात आती है इंटरव्यूज़ की या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जब आते हैं जहाँ पे उनको अपना सेल्फ दिखाना की ज़रूरत पड़ती है या फिर अपनी जो पर्सनल दिखाने की पड़ती है, वहाँ पे वो कई बार फेल होते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी ओवरऑल डजंट मैटर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपकी या फिर इन जनरल भी अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है एक ज़रूर आपको मदद करती है कहीं एक्सेल करने में या फिर एक ऊंचाइयाँ हासिल करने में। तो इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोर्स शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी चेंज इन योर लाइफ। अब आपको भी ये चीज़ पता है कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इट ग्रोज एवरी मोमेंट। ये हर दिन आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ कुछ भी शेयर कर दूंगा ऐसा कोट टाइप एंड देन लाइफ जो है वो एकदम से बदल जाएगी। आपको अपने आप पे धीरे धीरे हर रोज़ एक 0.1% चेंज लाने पड़ेंगे, तभी जाके ओवरऑल जो ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आज की जो कोट है आप सभी के लिए कि फॉर एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकंड्स ऑफ हैप्पीनेस। ये जो कोट है ये है रॉल्फ वाल्डो एमर्सन का। अब राइटर ने जो कहा है कि आप जब भी एक जस्ट एक मिनट का एग्जाम्पल लेते हुए बताया गया कि जैसे अगर आप एक मिनट भी गुस्सा होते हैं तो आप अराउंड 60 सेकंड्स जो है वो हैप्पीनेस के गवा देते हैं। तो जहाँ पे आपको एक समझदार व्यक्ति की तरह आपको लगता है कि कोई सिचुएशन है या फिर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप गुस्सा करने से पहले सोचें। अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है वो ज़रूर कम हो जाएगा। अब अभी से आप कहेंगे सर ये कहना तो बहुत आसान है कि कि एक मिनट की जो गुस्सा है वो आपके 60 सेकंड हैप्पीनेस की छीन लेता है आपसे, बट उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें? तो उसके लिए बेस्ट चीज़ें है कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। डियर फ्रेंड्स, सही बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली अप्लाइड कर चुका हूँ। दैट हेल्प्स यू अ लॉट। आप चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम से चाहें आप गुस्सा कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो होगा क्या कि आप चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना स्टार्ट करें। कोई भी अगर आप तमिस है हुआ है या आपने जनरल एक जो कहते हैं कि आप मान लीजिए किसी ने आपसे थोड़ा रूडली बात किया तो आपको गुस्सा तुरंत आ जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप एक मिनट सोचें, पॉज ले लें। पॉज लेने के बाद जब आप और एक टिप आप सभी के लिए कि आप कोई भी जब ऐसी सिचुएशन आए आपके जीवन में तो आप एक बार मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने से होगा क्या कि आपकी जो गुस्सा करने की टेंडेंसी, यानी कि अगर मान लीजिए आप 100% गुस्सा होने वाले थे तो उस टाइम में आप 60% या 50% ही गुस्सा होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी है, बिकॉज एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस जो होता है या फिर एंगरनेस होता है एक तरीके की बीमारियों को जन्म देता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, चीज़ों को लाइट लेना स्टार्ट करें। और इस एग्जाम्पल ये भी है कि आपने ज़रूर जो एक मूवी है संजय दत्त की, उसमें मुन्ना भाई MBBS, तो उनमें आपने वो डॉक्टर जो है आप आई होप आपने उनको देखा होगा कैसे भी गुस्सा आता है वो मुस्कुरा देते हैं, ही लाफ्स। तो ऐसे कुछ शॉर्ट स्टेप्स होते हैं जरा, और आप जिंदगी में अप्लाई करेंगे
तो मेरा विश्वास है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को टैकल करना स्टार्ट करेंगे और गुस्सा जो है वो कम होगा एंड बीमारियों से भी दूर रहेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग। और आपकी हैप्पीनेस जो है वो तो ओवरऑल बढ़ने ही वाली है। तो ये ताज़ा वर्ड आप सभी के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट द ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अब ये आपको बताना है कि इंडियन आर्मी की एक ऑफिसर का नाम बताना है, महिला ऑफिसर जो अभी मेडिकल पोस्ट पे गई है और जो सियाचिन ग्लेशियर है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो वॉर ग्राउंड है, वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट हुआ है। तो उन महिला ऑफिसर का आपको मुझे नाम बताना है। तो ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना आंसर्स। एंड अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च कीजिए, दैन अपना आंसर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में स्टिक ज़रूर कीजिए। बिकॉज जब आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं तो यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपसे हर रोज़ जैसा कहता हूँ कि न सिर्फ अपने आंसर्स बल्कि साथ साथ आपके सजेशन जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। आपका जो भी सजेशन है, आपका जो भी थॉट है या फिर आपको लगता है कोई सवाल है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू बी इम्प्रूव। आज है 18 दिसंबर 2023 एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़ पेपर वो है एन अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब ये जो है ना दोस्तों, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे इंडिया के अंदर 2006 में बना हुआ है, 1982 में बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे पोस्ट कॉलोनियल जो रूल्स हैं वो भी हमारे देश में फॉरेस्ट को लेकर चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी है। बट आपको पता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है, कि कैसे सरकारें जो है वो आती बदलती रहती है, बट जो एक एक्ट बना हुआ है उसके ऊपर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए राइटर ने बताया कि प्री कॉलोनियल इंडिया अराउंड लोकल कम्युनिटीज कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट। However, colonial policies disrupted these rights, considering forests state property, leading to injustice, shifting cultivation and biosettlement. अब प्री कॉलोनियल जो इंडिया था, जहाँ पे हमारे भारत के अंदर आपको पता होगा कि जब ये जो कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले राजा महाराजाओं का शासन रहा था। तो उसमें क्या था कि जो लोग थे या फिर जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, उनको वहाँ पे रहने की आज़ादी थी, वो जो चाहे वहाँ पे कर सकते थे। बट उसके बाद हुआ क्या कि जब कॉलोनियल रूल आया, जहाँ पे जब अंग्रेज़ों का शासन आया, तो उन्होंने फॉरेस्ट जो एरिया है उसको अपने अंडर में ले लिया। एंड ऐसे कुछ राइट्स जो थे, यानी कम्युनिटी की जो राइट्स थे, या जो कम्युनिटीज़ रिवासी लोग जो वहाँ रहते थे, उनके राइट्स को उन्होंने छीन लिया एंड फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उनके सारे ही शिफ्टिंग कल्टिवेशन या फिर लैंड सेटलमेंट जो है उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए बताया गया कि कैसे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या फिर यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं या फिर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है, उनके राइट्स का कैसे हनन होता हुआ आ रहा है सिंस कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज ये 1878 में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो बना था, रिजल्ट हुआ था रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट लेवल, फर्दर एक्साइज इनजस्टिस अगेंस्ट लोकल कम्युनिटीज़। अब 1878 में फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो इनिशिएट हुआ था बाय कॉलोनियल रूलर्स, तो उसमें हुआ क्या था कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे, तो उनका जो एक्सेस था टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी सामान जंगल में उगता है, चाहे टिम्बर हो, फ्रूट्स हो या जो भी चीज़ें हो, उनके ऊपर उन्होंने उनका एक्सेस हटा दिया, डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। अब जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उसका वो या तो 50-50 करेंगे या फिर जो पूरा ही शेयर है वो कॉलोनियल रूल को जाएगा। तो ऐसे में जो लोकल कम्युनिटीज़ है या फिर वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनके राइट्स का आनंद हुआ है। साथ ही में जो कुछ फॉरेस्ट लेबर भी थे, उनका भी एक तरीके से जो कहते हैं ना कि इनजस्टिस जो है उनके साथ हुआ है। अब ये चीज़ बहुत सही है दोस्तों। आपको पता होगा कि एक जो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए एक्स व्यक्ति का कोई घर है, तो उससे बेहतर उस घर का ध्यान कौन रख सकता है, राइट? अगर आपका एग्जांपल लेते हैं तो आपके घर जो है, आपका घर जो है, उसको सही ढंग से ध्यान, उसका सही ढंग से रहन सहन या फिर उस घर का जो है सही रख रखाव आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति जंगल में रहता है, शुरुआत से ही उसका वही हैबिटेट है, तो उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो अच्छे से चला सकते हैं किसी भी फॉरेस्ट एरिया को। तो ऐसा में ये जो चीज़ हुई ना कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1878 के में, जो उसके कारण वो जो रेसिडेंट्स थे, यानी कि जंगल में जो रहने वाले लोग थे, उनका एक राइट्स जो है उसका हनन ज़रूर हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इनजस्टिस भी हुआ है, बिकॉज
बताया गया कि कैसे जब जो अंग्रेज थे, जब पोस्ट कॉलोनियल रूल चला गया, उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट थे उन्होंने भी इसके ऊपर जल्दी में एक तरीके से कहते हैं ना कि रूल लेने के चक्कर में जो भी चीज़ें थी उन पर फटाफट साइन कर दिया। देखा नहीं कि जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं उनका जो राइट्स है वो कैसे डिसमेल हो रहा है। तो ऐसे में forest land was declared state property without considering legitimate residents, leading to displacement during development projects and the creation of sanctuaries. अभी जिस समय पर पावर ट्रांसफ़र हो रही थी, दैट इज़ फ्रॉम कॉलोनियल पावर टू इंडियन पावर, तो उस समय पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक तरीके से जल्दीबाजी में कि ऐसा हमें रूल मिल रहा है इंडिया का, अब इंडियन रूलर्स जो है वो इंडिया को चलाएंगे। तो ऐसे में जो भी जल्दी चीज़ें साइन करने की थी उन्होंने साइन कर दी विदाउट थिंकिंग कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके राइट्स का क्या होगा, या फिर उनका जो लाइवलीहुड है उस पर क्या असर डालेगा ये चीज़। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट acknowledges historical injustice and seeks redress through the recognition of individual forest rights, conversion of forest villages to revenue villages, and community forest rights for a decentralized forest governance. अब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये अभी 2006 के अंदर आया। तो इसके अंदर हुआ क्या है कि ये जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है इसको एक्नॉलेज करते हुए ये बताया गया है कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स जो है उसको रिकॉग्नाइज दी गई है। साथ ही में जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं उनको रेवेन्यू विलेजेस में बदल दिया गया, यानी कि अब जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं फॉरेस्ट की वो वहाँ रह तो सकती है, बट स्टिल अभी भी जो फॉरेस्ट ग्रोथ है या फिर वहाँ भी जो भी सामान होता है उसका अभी भी एक तरीके से फुल यूटिलाइज जो है वहाँ के लोग रहने वाले लोग नहीं कर सकते। एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स फॉर डिसेंट्रलाइज फॉरेस्ट गवर्नेंस, और पूरी तरीके से सरकार के अंडर भी ना चला जाए फॉरेस्ट एरिया, इसलिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, बिकॉज आपको पता है कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जो भी अलग अलग सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं कि एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ऐसे में क्या होता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल टास्क दिखाई देता है। Filing procedures hamper the act's implementation. Technology issues like inaccessible claim process adds to the challenges. अभी एक तरीके से कि आपने ये रूल तो बना दिया है या फिर ये एक्ट तो बना दिया है जहाँ पे इंडिविजुअल एक्ट्स भी इंक्लूडेड है, साथ में कम्युनिटी जो एक्ट है वो भी इंक्लूडेड है, बट एट द एंड जब बात आती है कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की तो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो फॉल्ट क्लेमिंग फिलिंग प्रोसीजर है वो हैम्पर होता है, साथ ही में टेक्नोलॉजी मिसयूज जो है वो किया जाता है, बिकॉज पता है कि जो व्यक्ति जंगल में रहता है तो उसके पास इतना ज़्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होता नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ का एक्सेस होता नहीं है। तो उसके कारण जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, लेट्स से कि कोई ब्यूरोक्रेट वहाँ पे काम कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उनको काम करवाएगा, यानी कि उसने कोई एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जो उनको मानना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट रूल्स। तो अभी भी जो नई चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आर देयर। साथ ही में इनकम्प्लीट रिकॉग्निशन की बात की गई, कैसे स्लो रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स टू एक्सेस एंड मैनेज फॉरेस्ट इज मेजर गैप। अब वही बात जो आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्लो रिकॉग्निशन है, जो कम्युनिटी राइट्स है वो ऑन पेपर तो है, बट जब बात आती है ग्राउंड रियलिटी की तो वहाँ पे वो चीज़ अभी भी एब्सेंट है। फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी पोजेस दीज राइट्स एंटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन इन सेवरल स्टेट्स। अभी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो जैसे राज्य हैं उन्होंने इस चीज़ को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जितने ज़्यादा इंडिविजुअल राइट्स हैं वो वहाँ पे देने की कोशिश करी है। जब बात आती फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट डिफरेंस याद आ रहा है कि एक आपसे सवाल पूछ लूँ कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो कौन से एरिया में है या कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। आपको एक तरह की हिंट दे देता हूँ, वो एक ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में स्टार्ट की है। इफ़ यू नो द आंसर देन प्लीज़ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात करें स्टेट रिस्पॉन्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो है हम वेड स्ट्रेस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है उन पर ध्यान दिया, साथ ही बट एक्टिवेशन रिमेन्स लिमिटेड। बट स्टिल जो बात आती है एक्टिवेशन की तो वहाँ पे ये जो प्रदेश हैं ये भी पीछे नज़र आते हैं। महाराष्ट्र डी नेशनलाइजेशन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टैंड्स आउट।
अब माइनर फॉरेस्ट जो है उनका डी नेशनलाइजेशन यानी कि एक तरीके से सरकार की तरफ से कंट्रोल जो है वो महाराष्ट्र ने हटा लिया है जो माइनर फॉरेस्ट है उनकी ओर से। तो ये एक मेजर रोल प्ले करेगा इस चीज़ के अंदर, बिकॉज महाराष्ट्र सरकार ने एक तरीके से फुल एक्सेस जो है वो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ही दे दिया है। दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति जिस घर में रहता है उससे ज़्यादा उस घर को बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। साथ में इम्पैक्ट जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का है कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट्स लीव्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स वल्नरेबल facility vulnerability resistant and allowing forest lands to be used for mining dams and without consent। अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऐसे लोग जो उस जंगल का मिस यूज़ करते हैं, चाहे वो माइनिंग के लिए हो चाहे डैम बनाने के लिए हो, वो विदाउट कंसेंट कर देते हैं। अभी एक ऐसा सरकारी व्यक्ति या फिर ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए इन जनरल जो इसको एक फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं है कि अगर इस एरिया में कुछ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण होगा क्या कि अगर कोई जंगल के अंदर कोई व्यक्ति कोई डैम बिल्ड करता है या फिर कोई एक तरीके से कहते हैं ना कि माइनिंग शुरू करता है, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए शुरू करेगा, बट इम्प्लीकेशन जो होते हैं या फिर लास्ट के जो रिजल्ट आने वाला है लास्ट में उसके जो कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में वो नहीं सोचेगा। तो इसके कारण होता क्या है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, चाहे जानवर हो चाहे जो भी स्पीशीज़ वहाँ पे रहती है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा ये जो लोग वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट के निवासी हो चाहे आदिवासी हो या फिर जो लोकल कम्युनिटी है उस फॉरेस्ट की, अगर उनसे पूछ के कोई भी काम किया जाएगा, बिकॉज दे नो कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस जंगल के ऊपर अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ की गई तो हो सकता है कि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको रोका जा सके। बट क्योंकि खुद का सेल्फ जो कहता है ना कि खुद का फ़ायदा वो देखती है कुछ ऐसे लोग, जिस कारण ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। थ्रेट्स टू फंडामेंटल फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है calls to shut down for implementing and saturating rights recognizing through mission mode initiative pose challenges. Mission mode implementation can distort rights recognition। अब ये जो मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन है कैन डिस्टॉर्ट राइट रिकॉग्निशन। अब ऐसी कुछ चीज़ें जो है इनके कारण क्या होता है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो सरकार ने बना तो दिया है 2006 के अंदर ये रूल आया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बट स्टिल ऐसी कुछ चीज़ें हैं या फिर पर हमको पता नहीं क्या कौन से हर्डल्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं जिसके कारण ये जो एक्ट है ये सही से लागू नहीं हो पा रहा है। Challenges for realizing the article underscore the importance of understanding the forest spirit and intent by political leaders, bureaucrats, environmental to address historical injustice and enable sustainable community-led forest conservation। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए या फिर कि जो हर्डल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन सभी को एड्रेस करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है लोगों के साथ में उसको एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके एक सस्टेनेबल कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट डिसीजन लेगा तो काम हो जाएगा, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाके ये जो चीज़ें हैं ये सॉल्व हो पाएगी और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, द स्टॉर्मी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। अब डिफरेंस आपको पता है कि जो इजराइल हमास वॉर है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है एंड बताया जाता है कि कैसे अक्टूबर या नवंबर मंथ के अंदर ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होने वाला था, बट एक जो हौती इन्वेडर्स हैं इनके कारण ये जो वॉर है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अक्टूबर या नवंबर मंथ में ये जो वॉर थी ये शांत होने वाली थी, फिर कहीं पॉज समय देखने को मिलने ही वाला था, बट ये जो हौती मिलिशिया है ये यमन बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है जिसने क्या किया है कि जो गाज़ा है उसका सपोर्ट करते हुए इस बीच में एक अपनी प्रेजेंस है वो दिखाई है इस रेड सी वाले एरिया में। बिकॉज इन्होंने किया क्या है कि एक जो इज़राइल की जो शिप थी उसके ऊपर इन्वेड किया है हेलीकॉप्टर के द्वारा एंड उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। तो उसके कारण जो टेंशन से वो एस्केलेट हो गई है बिटवीन इज़राइल एंड हमास। और ये जो हौती मिलिशिया है ये इस यमन को या फिर ये जो कहते हैं ना कि गाज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण ये जो वॉर रुकने वाली थी अब वो और ज़्यादा एस्केलेट हो गई है। रेड सी सिग्निफिकेंस अब रेड सी का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेडिटेरेनियन सी को जो है वो रेड सी कनेक्ट करता है
तो ऐसे में जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है इस चीज़ से। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस रेड सी पे कब्जा कर लेती है या फिर एक तरीके से अपना डोमिनेंस दिखाती है, तो वर्ल्ड ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो रेड सी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड कैरिंग नियरली 15% ऑफ ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इज़ हाईलाइटेड। अब 15% ट्रेड जो है लगभग इस रेड सी के द्वारा ही होता है। अब रेड सी के द्वारा जब सुएज कैनाल को जो गिब्राल्टर है गिब्राल्टर जो है उससे सीधा इंडियन ओशन में कनेक्ट होती चीज़ है। ऐसे समझिए इस चीज़ को कि रेड सी जो है ये एक लिंकेज है बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड इंडियन ओशन। तो इसके कारण होगा क्या कि जो ईस्ट वेस्ट का जो एक ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है। और यहीं पे है जो इजराइल का एक शिप था उसके ऊपर इन मिलिशिया जो है इन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया है। इसके कारण हाउती का एक्शन जो है हाउती मिलिशिया जो है रेडिड अ कार्गो वेसल रिपोर्टेड लिंक टू इजराइल इन द डिस्ट्रप्शंस ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक इन द रेड सी। यही कि मैंने आपको बताया ना अभी कैसे कि जो ये हाउती मिलिशियाज हैं इन्होंने इजराइल का एक शिप था उसके ऊपर रेड की है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसके कारण जो टेंशन है वो बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वर्सेस रेड सी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो है इजिप्ट की, सॉरी ये जो सऊदी अरबिया है उस साइड जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वर्सेस जो रेड सी है, इसका एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बिकॉज अगर एक तरफ ये जो रेड सी अगर इंटर होता है तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है इसकी एक एम्फसाइज जो है वो बढ़ जाएगा। कंपेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड सी टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एम्फसाइजिंग द रेड सी ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। अब इसको ऐसा समझिए कि ये जो हाउती मिलिशियाज हैं इन्होंने ये चीज़ इसलिए करी है बिकॉज ये जो समय चल रहा है इसके अंदर रेड सी का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पर टेंशन क्रिएट कर दी ताकि जो एक अल्टरनेट रूट है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब इसको चाहे किसी भी आप तरीके से देख सकते हैं, चाहे तो आप सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं कि हाउती मिलिशियाज जो है वो गाज़ा का सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरा एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो बढ़ता हुआ इम्पोर्टेंस था रेड सी का इसको कम करने के लिए इन्होंने यहाँ पे टेंशन जो है वो क्रिएट किया ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वहाँ से ज़्यादा कार्गो जो है या फिर जो ट्रेड है वो हो सके और जितना ज़्यादा फ़ायदा जो है इस वहाँ के जो देश है उनको मिल सके। अब इसके अंदर यूएस का रिस्पॉन्स सामने आया देखने को मिला है। तो यूएसए ने क्या किया है कि वहाँ पे अपने जो नेवीज़ हैं या फिर आर्मी जो है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया है ताकि जो मिलिशियाज हैं उनको वहाँ से हटाया जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉय मिलिट्री टू काउंटर हाउती थ्रेट्स कॉलिंग फॉर मल्टीनेशनल टास्क फॉर डिप्लॉयमेंट इन द रेड सी। और जो यूएस है उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी देश हैं बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड जो है वो हैम्पर हो रहा है, इसके कारण जो अमेरिका ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने देश हैं वो यहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय करें ताकि ये जो हाउती मिलिशिया से इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। हाउती मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, अब ऐसा नहीं है कि हाउती मिलिशिया जो है ये सिर्फ एक टेररिस्ट ग्रुप है, दे आर वेरी एडवांस। उनके पास काफ़ी हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं और ऐसे कुछ रेडर्स हैं वो भी इनके पास है। डाइवर्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग एडवांस मिसाइल एंड टॉर्पीडोज विद एक्सटेंडेड रेंज। अब हाउती मिलिशिया जो है इनके पास कुछ ऐसे एडवांस मिसाइल्स भी हैं, टॉर्पीडोज भी हैं जिनकी रेंज एक्सटेंड की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई लोकल टेररिस्ट ग्रुप है, ये एक काफ़ी ज़्यादा एक वर्ल्ड लेवल पे। अब सऊदी अरेबिया जो एक पड़ोसी राज्य है इसराइल का, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट जो है हाउती के साथ में उसके साथ में काफ़ी पहले से ही एक स्ट्रगल जो है जिसकी चल रही है। अब इसमें इन्होंने ज़्यादा एक्शंस लेने के खिलाफ है ये लोग। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो डायरेक्ट इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। इसीलिए यूएसए का ये भी कहना है कि जो मल्टी नेशंस है यानी कि जिन राज्यों का इस चीज़ से नुकसान हो रहा है यानी ओवरऑल वर्ल्ड का जो हो रहा है ताकि वो के कारण वो अपना जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो ज़रूर करें। तो एशिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी इंडर हो रही है इसके कारण, बिकॉज के रेड सी के कारण जो ट्रेड है वो चलता है, काफ़ी मेजर जो ट्रेड है वो चलता है। तो ऐसे में जो इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, चाइना जो है इनका ट्रेड काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे में इन देशों को भी एक काउंटर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है वो करना चाहिए अगेंस्ट हाउती मिलिशियाज। ग्लोबल इम्पैक्ट डिप्लीशन ऑफ रेड सी सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स ग्लोबल ट्रेड पार्शियली फॉर नेशंस डिपेंडेंट ऑन रीजन फॉर रिसोर्सेज। अभी ग्लोबल इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे रेड सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है जब आता थी वर्ल्ड ट्रेड की। तो ऐसे में अगर वहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो हैम्पर होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एशियन नेशन जो है वो अपनी आर्मीज या फिर नेवीज़ को वहाँ पर डिप्लॉय करें ताकि ये फटाफट से ये जो हाउती मिलिशियाज हैं इनको वहाँ से वेकेट किया जा सके, वर्ल्ड ट्रेड को वापस पीस पे लाया जा सके। रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, अब नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स गेन प्रोमिनेंस इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रीजनल डायनामिक्स एंड स्टेबिलिटी।
अभी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जैसे कि हाउथी मिलिशियाज हैं, तो इनका कोई खासा रोल है नहीं इस रीजन के अंदर, मतलब कि ऐसे ही डिस्टर्ब करना एरिया को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो ऐसे में अगर इनका जो एक नंबर है अगर वो बढ़ता जाएगा तो कैसे एक वर्ल्ड लेवल पीस अचीव की जा सकती है। तो ऐसे में जब थर्ड पार्टी जो है या नॉन स्टेट एक्टर जो है जब तक वो सक्रिय रहेंगे, जब तक वर्ल्ड पीस मेंटेन कर पाना एक हद तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि डेवलप्ड नेशंस है या डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी करें इस चीज़ की, और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो आर्मी के वहाँ पे करें, ताकि एक ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको वहाँ से हटाया जा सके। आई होप कि ये आर्टिकल समझ में आएगा कि कैसे जो पीस अटेन होने वाली थी, तो वैसे ही ये हाउथी मिलिशियाज है इन्होंने इस चीज़ को और एक्सीलेट कर दिया है। और यूएसए का जो एक्शन जो है वो अपने देखने को मिल रहा है। साथ में इंडिया ने ऑलरेडी वहाँ पर डिप्लॉय अपनी नेवी कर रखी है, चाइना ने ऑलरेडी कर रखी है, एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वहाँ से लेकर और रेड सी का पूरा एरिया कवर कर रखा है। बट स्टिल और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा एक मिलिट्री एक्शन जो है वो ले जा सकते हैं तो वो लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ चेकआउट कर लेते हैं कुछ हेडलाइंस को। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे भेजा जाएगा बाय 2040, इसरो की रिपोर्ट है। और इंडिया के जो उमा सहकर है वो इलेक्ट किए गए हैं एज ए गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनिड्रॉइड। कैबिनेट ने अप्रूव किया है सूरत एयरपोर्ट को एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ ही ब्रोंज आइडल जो है जटायु का वो इंस्टॉल किया जाएगा एट कुबेटीला एट राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। आई होप कि सभी हेडलाइन ईजी थे, ईजी टू लर्न थे, ईजी टू रिमेंबर थे, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी दिनों से लेट आई है, बिकॉज देर आर सम वर्क, कुछ वर्क था, इसके कारण जो सीरीज लेक्चर्स थे वो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ आपने जो आई होप कि आपने शॉर्ट्स मिस नहीं किए होंगे, आपको पता लगा कि जो नए एजुकेटर हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके कारण जो एक शॉर्ट है वो आपको डेली बेसिस पे अब मिल पाएंगे, और नई फैकल्टी जो है वो आपके नए सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ा सकती है। तो या दैट्स द टुडेस एपिसोड ऑफ व्लॉग क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कीजिए आंसर्स को, एंड अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप चीज़ों को शेयर कर पाएँ। एंड जितना ज़्यादा आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है, यू नो दैट। एंड ये सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट लाइक बटन। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।